औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ुहैब शाह है और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी पे है। व्हाट इज़ रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी? सो दिस इज़ द रेटिनल चेंजेस इन प्रीमेच्योर बेबीज़। वो बच्चे जिनका जो 9 महीने से पहले पैदा हो जाते हैं और जिसका टाइमिंग जिसका ड्यूरेशन जो है वो 32 वीक्स ऑफ गेस्टेशन या 266 डेज ऑफ गेस्टेशन से पहले जिसकी बर्थ हो जाती हैं, जो पैदा हो जाते हैं, तो उनमें जो रेटिनल चेंजेस होते हैं उसको हम रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी कहते हैं। या ज़्यादातर वो बच्चे जिनका वेट जो है वो 1500 ग्राम से कम हो और उनमें रेटिनल चेंजेस होते हैं, तो उसको हम रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी कहते हैं। लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक पैथोफिजियोलॉजी है। बर्थ में बहुत से रेटिनल डिजीज़ हो सकते हैं, हर डिजीज़ रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी नहीं है। इसका जो बेसिक पैथोफिजियोलॉजी है हम वो डिस्कस करेंगे। इन बच्चों के जो सिम्टम्स होते हैं, विजन रिलेटेड सिम्टम्स, रेटिना में क्या चेंजेस होते हैं, तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और उससे हमें अंदाज़ा होगा कि ऐसे बच्चों में क्या रेटिनल चेंजेस आते हैं। So, retinopathy of prematurity is a potentially blinding disease which primarily affects preterm less than 32 weeks gestation or less than 266 days of gestation and low birth weight जिसका वेट कम होता है। तो इसमें पैथोफिजियोलॉजी क्या है? नॉर्मली बच्चों में जो रेटिनल ब्लड वेसल्स की जो वेस्कुलराइजेशन है, जो ब्लड वेसल्स बनते हैं, तो वो हमारे पास 16 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के बाद पैदा, मतलब 4 महीनों के बाद जो है रेटिनल ब्लड वेसल्स ग्रोथ करते हैं और 4 महीनों के बाद जो है ज़्यादा जो पहले करते हैं वो नेजल रेटिना में ब्लड वेसल्स आते हैं, बनते हैं नॉर्मली, और फिर उसके थोड़े टाइम बाद फिर टेम्पोरल रेटिना में ब्लड वेसल्स बनते हैं। तो नॉर्मली तो ये होता है कि जो हमारा डिस्क और मैकुला है वो सेंट्रल रेटिना में है, तो सेंट्रल रेटिना में पहले ब्लड वेसल्स होते हैं और फिर पेरिफेरल रेटिना में ब्लड वेसल्स बनते हैं। और यही जो ऑप्टिक डिस्क के थ्रू जो ब्लड वेसल्स आए हैं, तो ये पहले सेंट्रल रेटिना को कवर करते हैं, फिर जाके पेरिफेरल रेटिना में ये ग्रो करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ये है हमारा ऑप्टिक डिस्क जहाँ से ब्लड वेसल्स आए हैं। तो अगर हम नेजल साइड ऑफ द रेटिना को देखें, यहाँ पे देखें 16 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, फिर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। जितना ये पेरिफेरली जाता है उतना गेस्टेशन पीरियड जो है वो टाइम ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये पेरिफेरल साइड है। लेकिन अगर हम टेम्पोरल रेटिना को देखें तो टेम्पोरल रेटिना में ये देखें 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, 24 वीक्स, और जितना पेरिफेरली जाता है टाइम ज़्यादा लगता है। तो मतलब सबसे जो पेरिफेरल रेटिना है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा जहाँ पे ब्लड वेसल्स नॉर्मली पहुंचेंगे। तो ये नॉर्मल वेस्कुलराइजेशन ऑफ द रेटिना है। अब रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी में क्या होता है? तो रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी में हमारा जो रेटिना है वो ज्यादा, मतलब ऑक्सीजन के ज्यादा अमाउंट के साथ एक्सपोज हो जाता है, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है या फ्लक्चुएटेड ऑक्सीजन लेवल होता है। और इसमें अक्सर जो प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत होती है, उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो उसकी वजह से जब बच्चे को ऑक्सीजन मिलता है तो कभी कभी ऑक्सीजन में फ्लक्चुएशंस आते हैं। तो इसमें दो कंडीशंस होते हैं, एक है हाइपर ऑक्सिया और एक है हाइपोक्सिया। तो हाइपर ऑक्सिया जो है वो नॉर्मली ब्लड वेसल्स जो हैं उनका जो ग्रोथ है, उनका जो फॉर्मेशन है, उनको डिस्टर्ब करते हैं, उसको रिटार्ड करते हैं।
और जब वो रिटायर्ड होते हैं तो उसके बाद फिर हाइपॉक्सिया होता है। हाइपॉक्सिया मतलब रेटिनल कुछ जिन पार्ट्स को ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं है तो उसको न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलेंगे। तो जब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो हाइपॉक्सिक हो गए। तो जब हाइपॉक्सिक हो गए तो उसी वजह से फिर न्यू वेस्कुलराइजेशंस बनेंगी। तो नॉर्मली सेंट्रल रेटिना जो होता है, ये जो कंडीशन होता है ये बेसिकली सेंट्रल और पेरिफेरल रेटिना के दरमियान में एक डिमार्केशन लाइन होता है। तो सेंट्रल रेटिना में ब्लड वेसल्स हैं और पेरिफेरल रेटिना में ब्लड वेसल्स नहीं है, अभी नहीं पहुंचे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक डिमार्केटेड लाइन है, तो यहाँ सेंट्रल से पेरिफेरल रेटिना की तरफ न्यू वेस्कुलराइजेशन होती है और न्यू वेसल्स बनते हैं। और न्यू वेसल्स में हमें पता है कि न्यू वेसल्स कमजोर होते हैं, उनसे लीकेजेस होती हैं, उनसे हेमरेजेस होती हैं, उनसे जो सारे हेमरेजेस और एक्सुडेट्स निकलते हैं वो हमारे विट्रियस और रेटिना में आके विजन को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये है कि न्यू वेस्कुलराइजेशन होती है, और वो जो न्यू वेस्कुलराइजेशन होती है वो न्यू वेस्कुलराइजेशन हमारे हेमरेजेस और एक्सुडेट्स और बाकी फ्लूइड्स लाइक एडिमा ऑफ द रेटिना काज करते हैं, और उसकी वजह से बच्चा जो है ब्लाइंडिंग कंडीशन में चला जाता है। ये हमारे रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी की पैथोफिजियोलॉजी है। इसमें हम आगे डायग्नोसिस भी देखेंगे, आगे हम ट्रीटमेंट पे भी जाएंगे। अब जब यहाँ पे हमारे पास न्यू वेस्कुलराइजेशन हो गई रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी में, तो उन न्यू वेसल से जो हेमरेजेस निकल रहे थे और जो एक्सुडेट्स निकल रहे थे, तो इन्हीं वेसल्स की वजह से सिकेट्राइजेशन ऑफ द रेटिना होता है। और सिकेट्राइजेशन में क्या होता है, हमें पता है कि सिकेट्राइजेशन में रेटिनल डिटेचमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे बच्चों में, ऐसे पेशेंट्स में जब वो न्यू वेस्कुलराइजेशन हो जाती है, तो न्यू वेस्कुलराइजेशन के रिस्पांस में हमारे पास रेटिनल डिटेचमेंट इजीली होता है, क्योंकि बच्चों में रेटिना की वो स्टेटस नहीं, वो टाइटनेस नहीं है रेटिना की, जितने एक एडल्ट बंदे में होती है। तो रेटिनल डिटेचमेंट इजी हो सकती है ऐसे पेशेंट्स में। इसके अलावा ऑक्सीजन के फ्लक्चुएशन के अलावा बच्चे की, प्रीमेच्योर बच्चे की इलनेस भी हो सकती है, एनेमिक भी हो सकता है। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमारे पास रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी की तरफ पेशेंट को लेके जा सकता है, और ज्यादातर पेरिफेरल साइड पे ये न्यूवस्कुलराइजेशन होती है। इसमें कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं कि जो न्यूवस्कुलराइजेशन हो गई और जिनसे हमारे पास हेमरेजेस हो गए, तो कुछ केसेस खुद ठीक हो जाते हैं, रिग्रेस हो जाते हैं न्यूवस्कुलराइजेशन, और हेमरेजेस खत्म हो जाते हैं। और अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि वो हेमरेजेस और एक्सुडेट्स और मैकुलर एडिमा, रेटिनल डिटेचमेंट वो एडवांस करते हैं और बच्चे को ब्लाइंडिंग कंडीशन में लेके जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी को हम कैसे प्रिवेंट करें, तो प्रिवेंशन तो इसके बेसिक पॉइंट वो ये है कि हम प्रीमेच्योर बेबीज को प्रिवेंट करें, वो हम प्रेग्नेंट वमेन का अच्छा सा केयर करें, अच्छा ख्याल रखें, सिजेरियन सेक्शंस जो है वो हम अवॉइड करें, ज्यादातर हम उसको अवॉइड करें, और इंटेंसिव न्यूनेटल केयर हम करें बच्चे की, प्री मेच्योर बच्चे की। इसके अलावा हम बच्चे की आफ्टर 6 to 7 वीक्स हम उसकी एग्जामिनेशन करें ऑन जीए जनरल एनेस्थीसिया पे, हम उसके फंडास्कोपी और एग्जामिनेशंस करें, और रूटीन चेकअप्स उसकी चलती रहे। तो ये एक प्रिवेंशन है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी की, कि हम इन सारे कंडीशंस को अगर प्रिवेंट करें तो ये केसेस हमारे पास कम हो सकते हैं। अब इस पेशेंट्स को, ऐसे बच्चे को सिम्टम्स क्या होंगे, तो जिस तरह हमने डिस्कस किया कि जो लीकेजेस थे और जो हमारे पास मैकुलर एडिमा था और जो हेमरेजेस थे, उसकी वजह से विजन लॉस हो सकता है। बच्चे की विजन लॉस लॉस होता है और वो ब्लाइंड भी हो सकता है। तो फंडोस्कोपी जब हम करते हैं, तो फंडोस्कोपी में ये सारे हम एनोरिज्म्स, माइक्रो एनोरिज्म, मैक्रो एनोरिज्म्स, ये सारी चीजें हम देखते हैं।
और हम डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं, लेकिन पेशेंट को सिम्टम्स जो होंगे वो उसकी विजन लॉस होगी, विजन नहीं होगी उसकी। How can a child with retinopathy of prematurity be identified? What treatment is available? So, to identify babies with ROP needing treatment, the first examination should be 6 to 7 weeks after birth. All babies weighing less than 15 grams or born before 32 weeks gestation should be included, and the screening program, which is probably best organized by the neonatologist or nurse in charge of the unit. The pupil need to be dilated and the retina examined. ये सारी चीजें हम करेंगे ताकि हम इसको प्रिवेंट करें, ताकि हम इसको कम करें ऐसे केसेस को। Eyes with stage 3 diseases, fibrovascular proliferation should be treated with either gentle cryotherapy or laser. हम ट्रीटमेंट में ये डिस्कस करेंगे कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, सर्जिकली क्या क्या कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स में, मेडिकली क्या क्या कर सकते हैं। So the infants need to be followed up to ensure that the disease is regressing and to see whether they are developing refractive errors or strabismus, which are more common in premature babies. बच्चों में अगर विजन लॉस से डिक्रीज विजन है तो ब्रेन और आई का जो कनेक्शन है वो कमजोर होता है, और जितना ब्रेन और आई का कनेक्शन कमजोर होता है उतना ही बच्चे में स्ट्रेबिस्मस के चांसेस ज्यादा होते हैं। और वो जो स्ट्रैबिस्मस होता है उस वही अ, हमारे पास एम्ब्लायोपिया उसकी वजह से होता है, विजन की वजह से एम्ब्लायोपिक हो गया और एम्ब्लायोपिया की वजह से स्ट्रैबिस्मस हो गया। तो ये जो है ये कॉमनली होते हैं बच्चों में ज्यादातर एम्ब्लायोपिक होते हैं अगर विजन कम है उसका, या रिफ्रैक्टिव एरर्स की वजह से, या स्ट्रैबिस्मस है, या कोई और ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसका विजन डिस्टर्ब है। अब हम ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो एक लेज़र ट्रीटमेंट है, एक हमारे पास एंटी-वीजीएफ है जो न्यू स्क्लेराइजेशन को स्टॉप करता है, मोस्ट कॉमनली एवेस्टिन जो आजकल ज़्यादातर कॉमन है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। और इसके अलावा हम विट्रेक्टोमी भी कर सकते हैं। तो लेज़र पे अगर हम बात करें, लेज़र में हम लेज़र तब कंसिडर करते हैं अगर फोविया इन्वॉल्व है, मैकुला इन्वॉल्व है और विजन जो है वो खराब हो रहा है, तो हमने लेज़र करना है और फोटोकोगुलेशंस करना है। हमने लीजन पे भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं लेज़र, और सराउंडिंग जो हेमरेजेस हैं, सराउंडिंग जो एनोरिज्म्स हैं उसको भी स्टॉप कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। तो इसमें हम फोटोकोगुलेशन करते हैं और एडिमा भी उससे रिग्रेस हो सकता है फोटोकोगुलेशन से, लेजर से। इसके अलावा एंटी वीजीएफ हम यूज करते हैं। एंटी वीजीएफ जो है वो वीजीएफ ये उसके खिलाफ होता है। एंटी वीजीएफ मतलब न्यू वेसल्स जो बनते हैं तो वो न्यू वेसल्स स्टॉप हो जाते हैं, बनना स्टॉप हो जाते हैं, और उनसे जो लीकेजेस और हेमरेजेस होते हैं वो स्टॉप होते हैं। तो ये भी ज़्यादा इफेक्टिव है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी में। और रेटिनल ज़्यादातर कंडीशन जिसमें न्यू वेस्कुलराइजेशन होती हैं तो उसमें हमारे ट्रीटमेंट जो होते हैं लेज़र और एंटी वीजीएफ और विट्रेक्टोमी, ये ज़्यादातर कॉमन ऑप्शंस हैं हमारे पास। एंटी वीजीएफ ज़्यादातर मैकुलर एडिमा में बेहतरीन काम करता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है उसमें। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास विट्रेक्टोमी है, विट्रेक्टोमी हम करते हैं। और विट्रेक्टोमी हम इसीलिए करते हैं कि जो हेमरेजेस और जो एक्सुडेट्स और जो वहाँ से लीकेजेस हुए हैं तो उसने वेट्रियस को, अब वेट्रियस की जो वो एक ट्रांसपेरेंसी थी, मीडिया की ट्रांसपेरेंसी थी, अब वो नहीं रही और पेशेंट का जो विजन है वो डिस्टर्ब है, वो कम है, डिक्रीज है। तो उसको हम जब रिमूव करते हैं, और वेट्रियस को जब हेमरेजेस समेत सब चीज़ें हम रिमूव करते हैं तो हमारा जो मीडिया होता है वो क्लियर हो जाता है, और ये एक ऑप्शन है हमारे पास रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी में। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, और इसमें हमारे पास ये पैथोफिजियोलॉजी, ये डिस्कशन, ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें थी।
और ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों में ये ज़्यादातर होता है, जिसकी जो एज है वो 9 महीने से कम हो, और जो बर्थ जिसकी हो तो वो 9 महीने से पहले हो जाए, तो उनमें ज़्यादातर चांसेस ऐसे होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।